हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन पी ब्लॉक चैप्टर। बेटा हम पी ब्लॉक चैप्टर में ग्रुप 15 को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया था। बेटा हम लोगों ने हमने सारे कंसेप्ट पढ़े ग्रुप 15 के एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द ग्रुप 16। आज हम क्या बात करेंगे? ग्रुप 16 जो है अपना, जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं और चाल्कोजेंस भी बोलते हैं बेटा, उसको स्टार्ट करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज ग्रुप 16। हम ग्रुप 16 को डिस्कस करेंगे बेटा। इसको हम ऑक्सीजन फैमिली और चाल्कोजेंस भी कहते हैं बेटा। व्हाट डू वी कॉल इट? ऑक्सीजन फैमिली और चाल्कोजेंस। देखो ऑक्सीजन फैमिली तो ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए कह रहे हैं बेटा। और व्हाई वी कॉल इट चाल्कोजेंस? बिकॉज ऑफ द ओवर फॉर्मिंग नेचर। ज्यादातर वैसे तो कॉपर कंपाउंड से ये वर्ड ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड है बेटा एक, जो कि कॉपर कंपाउंड, ज्यादातर जो कॉपर होता है वो ऑक्साइड फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में मिलता है हमें, तो उसकी वजह से इसका मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। ज्यादातर जो कॉपर के ओर होते हैं, ओर फॉर्मिंग फैमिली। ओर फॉर्मिंग मतलब ज्यादातर जो इस ग्रुप के मेंबर हैं वो किसी मेटल के साथ एग्जिस्ट करके ओर बनाते हैं उस मेटल का। दैट इज व्हाई वी कॉल देम चाल्कोजेंस आल्सो बेटा। क्लियर है? तो ये केस आ गया। देखो अब इस फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं? वी टॉक अबाउट द मेंबर ऑफ दिस फैमिली। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, सेकेंड इज सल्फर, थर्ड इज सेलेनियम, फोर्थ इज टेलुरियम, फिफ्थ इज पोलोनियम। ये 5 मेंबर है बेटा इस फैमिली के। हर एक का सिंबल लिख रहा हूं, पोलोनियम। ये केस है बेटा। क्लियर? ये 5 मेंबर है बेटा इस फैमिली के और ये पांचों के मेंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो सबसे पहली बात जो हम डिस्कस करते हैं किसी भी फैमिली के लिए और किसी भी ग्रुप के लिए बेटा, वो होती है उसकी अकरेंस, कि ये कहां कहां अकर करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं बेटा। सबसे पहले बात कहती है अकरेंस। तो अकरेंस में बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहला केस आएगा अकरेंस के अंदर बेटा, दैट विल बी ऑक्सीजन। वो हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। देखो आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन की बात की जाती है तो हम बोलते हैं बेटा कि जो ऑक्सीजन है वो 21% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर 21% बाय वॉल्यूम वो प्रेजेंट है बेटा। अगर आपसे कोई बाय मास पूछे तो 23% बाय मास इन एटमॉस्फेयर। ठीक है ना? एटमॉस्फेयर के अंदर अगर बाय मास पूछे कि ऑक्सीजन कितनी परसेंट प्रेजेंट है तो आप कह सकते हो वहां पे 23%। क्लियर बेटा? अर्थ क्रस्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 46% बाय मास इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में वेरियस ओर्स मिलते हैं और उन ओर्स के अंदर क्या होती है? ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो उस केस के अंदर अगर आप चेक करोगे तो 46% बाय मास दिस इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट बेटा, एंड 89% बाय मास इन ओशंस। जितने भी समुद्र है बेटा उन समुद्र के अंदर ये 89% बाय मास प्रेजेंट होती है। आपको बताइए बेटा। क्लियर है केस? तो ऑक्सीजन जो है वो हमें एटमॉस्फेयर में नेचुरली इस जगह में मिल जाती है। अब देखो इसी तरीके से बेटा बात की जाए, ये तो हमने एटमॉस्फेयर की बात की कि एटमॉस्फेयर में किस किस केस में ऑक्सीजन आपको मिलती है और किस किस तरीके से वो दिखती है बेटा आपको। क्लियर है? तो ये हमने 4-5 केस बता दिए उसके। अब देखो इसी तरीके से अगर हम अर्थ क्रस्ट के अंदर बात करें, अर्थ क्रस्ट, ठीक है बेटा, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर बात करेंगे तो ये सल्फेट फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में, फॉस्फेट फॉर्म में, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, इन फॉर्म्स के अंदर वो क्या होती है बेटा? अर्थ क्रस्ट के अंदर मिल जाते हैं किसी ना किसी कॉम्बिनेशन फॉर्म में बेटा। ये आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर
मिल जाती है ऑक्सीजन बेटा। एंड इन द अपर एटमॉस्फेयर, अगर हम इसमें ही अपर एटमॉस्फेयर की बात करें, इन अपर एटमॉस्फेयर इट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओजोन, ये ओजोन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगर ऊपर वाले एटमॉस्फेयर की बात करें तो आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकने के लिए एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, सारे में, अर्थ की सरफेस के सराउंड में, अराउंड 13 to 14 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस एक लेयर है, एंड दैट लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम द सन। क्लियर है? तो वहां पे भी उस फॉर्म में भी ऑक्सीजन ही होती है जो हमें O3 की फॉर्म में वहां पे मिलती है बेटा। क्लियर है केस? तो ये हम कहते हैं कि ऑक्सीजन हमें इस तरीके से वेरियस सब्सटेंसेस के अंदर, वेरियस प्लेसेस के अंदर इस तरीके से हमें मिलती है। नाउ विल टॉक अबाउट सल्फर बेटा। अब हम सल्फर की बात करते हैं कि सल्फर किस तरीके से मिलेगा हमें। एक अक्रेंस तो होगी बेटा हमारे पास, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सल्फर की। ठीक है ना, सेकेंड क्या है? सल्फर। सल्फर जो होता है ज्यादातर आपको होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है बेटा। जो सल्फर है मोस्टली इट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, मोस्टली इट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, सल्फेट एक्सेट्रा बेटा। क्लियर है? ज्यादातर ये सल्फाइड, सल्फेट एक्सेट्रा फॉर्म में मिल जाता है। अब जैसे मैं बात करूं बेटा किस तरीके से मिलेगा, जैसे आपको पता है कि जो मेटल होते हैं ज्यादातर, जैसे हो गया आयरन पायराइड, आयरन पायराइट FeS2, गैलिना, PbS लेड सल्फाइड, कॉपर पायराइट, CuFeS2 बेटा। कॉपर पायराइट भी इस तरीके से मिलता है आपको। और देखो इसमें दैट इज जिप्सम, इस तरीके से सल्फर मिल गया बेटा। एक होता है आपके पास बैरिएट्स, बेरियम सल्फेट, इप्सम सॉल्ट, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट। तो ये देखो बहुत सारी फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के अंदर मिल जाता है बेटा। तो देखो हर एक के अंदर सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं है, आप देख सकते हो बेटा इसको इजिली कि हर एक केस के अंदर यहाँ पे हमें सल्फर दिख रही है। देखो तो ये सल्फर के ओर है बेटा, इस तरीके से इन ओर्स के अंदर सल्फर प्रेजेंट होती है। और भी और हो सकते हैं, ये नहीं कि यही सिर्फ और होंगे बेटा, इसके अलावा यू मे फाइंड सम अदर और आल्सो इन विच द सल्फर इज प्रेजेंट ओवर देयर। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जनरली हम बोल देते हैं कि इस फॉर्म में सल्फर जो होती है प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं बेटा नेचुरली, तो वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर, वॉल्केनिक इरप्शंस के अंदर जो गैस निकलती हैं, जैसे आपके पास आ गया सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस निकलेंगी बेटा, उनके अंदर भी सल्फर प्रेजेंट होता है। उनके अंदर भी क्या होता है? सल्फर प्रेजेंट होता है, तो वहां पे अकर करता है। इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर चेक करें बेटा, ऑर्गेनिक मैटर्स कहां कहां सल्फर प्रेजेंट होता है, तो आप कहोगे वहां पे अनियन में, प्याज के अंदर बेटा, गार्लिक के अंदर, हेयर, वूल, एग्स, प्रोटीन,
इन सब के अंदर ऑयल, ठीक है, इन सब के अंदर क्या होता है बेटा, सल्फर प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर। अब इन सब के अंदर सल्फर प्रेजेंट है तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ सल्फर समझ सकते हो कि भाई अगर अनियन के अंदर, गार्लिक के अंदर, हेयर के अंदर, वूल के अंदर, एग्स के अंदर, प्रोटीन के अंदर, ऑयल के अंदर, जो हम डेली कंजप्शन है, जो हमारी ऑयल आप डेली कर लेते हो, प्रोटीन आप डेली खाते हो बेटा, वूल और ये छोड़ दो, गार्लिक एंड अनियन डेली ले रहे हो, तो इसका मतलब सल्फर कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल एलिमेंट है जो हमें फायदा पहुंचाता है बेटा। क्लियर? तो ये है अकरेंस। बाकी जो एलिमेंट है इस ग्रुप के, जो बाकी बचे हैं, सेलिनाइड, टेलुराइड एंड पोलोनियम, सेलिनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव बेटा, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, तो इसकी बात हम जनरली नहीं करते। इसके बाद वैसे तो एक और आता है, इसका सिंबल है एलवी, इसको बोलते हैं लिवरमोनियम, लिवरमोनियम एलवी, ये दिस इज आल्सो रेडियो एक्टिव, ये भी रेडियो एक्टिव है बेटा। दोनों के दोनों, पोलोनियम एंड लिवरमोनियम, बोथ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा यहां पे। क्लियर है? इसके अलावा जो हम बात करते हैं सेलिनियम और टेलुरियम की, जनरली दे एग्जिस्ट इन सेलिनियम एंड टेलुरियम, बोथ exist in सेलिनाइड एंड टेलुराइड फॉर्म। ये सेलिनाइड और टेलुराइड फॉर्म में मिलते हैं, जिनकी अकरेंस क्या होती है बेटा, बहुत ट्रेसेस में होती है, बहुत ज्यादा कम होती है इनकी अकरेंस। क्लियर केस? तो ये आ गया अकरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप एलिमेंट्स बेटा। जो पोलोनियम है बेटा, ये जो पोलोनियम है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी, और पोलैंड के नाम के बेस पे इसका नाम पड़ा हुआ है। पोलैंड जो जगह है ना, दे बोथ वर रिजाइडिंग इन, दे बोथ वर लिव्ड इन पोलैंड बेटा, तो उन्होंने अपने कंट्री के नाम के बेस पे इसका नाम रख दिया था पोलोनियम। क्लियर है बेटा केस? जल्दी से नोट करो, फिर हम इसकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? देखो बेटा, नाउ स्टार्ट विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप बेटा। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू करते हैं इस ग्रुप की, क्या आती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल स्टेट। फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट। अब देखो बेटा, जो बात करेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, वेयर एज द अदर एलिमेंट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। बाकी सारे के सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सल्फर जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में करेगी। इन द सेम मैनर सल्फर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट इन द फॉर्म ऑफ H2, तो H2 की फॉर्म में ये गैसियस स्टेट में आपको मिल जाएगा बेटा। क्लियर है केस? क्या होगा,
गैसीय स्टेट में क्या होगा, S2 की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। एंड दीज बोथ आर, ये दोनों के दोनों बेटा, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर बेटा, दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। क्लियर है केस? तो ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। तो ये आ गया केस। देखो तो इस केस के हमने क्या बोल दिया, क्या शो कर दिया बेटा, कि एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, बाकी सारे के सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाई दे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, व्हाई दिस ऑक्सीजन, स्पेशली ऑक्सीजन इन एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, तो उसका एक ही आंसर है बेटा, रीजन एक ही देके आओगे, ड्यू टू पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से ये जो ऑक्सीजन होती है बेटा वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, वेयर एज द अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बेटा। इसका साइज भी छोटा है, बाकी साइज बढ़ जाता है इनका एलिमेंट्स का एज वी मूव डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग वहां पे नहीं होती, लेकिन पी पाई बॉन्डिंग होती है, पी पाई बॉन्डिंग वहां पे हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से उनकी जो स्टेट होती है वो सॉलिड स्टेट रहती है, ना कि गैसियस स्टेट आती है बेटा। क्लियर है? तो ये आपको सारे के सारा केस याद रखना है। और इसके बारे में बताया था बेटा, दिस इज रेडियो एक्टिव हैविंग वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, दैट इज 13.5 डेज। 13.5 डेज के अंदर बेटा ये क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिकम्पोज कर जाता है और अपने जितनी भी फॉर्म में प्रेजेंट था उसकी आधी फॉर्म में बच जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि रेडियो एक्टिव हैविंग वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, 13.5 डेज का केस आता है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये होगी इनकी फिजिकल स्टेट, कि इस तरीके से हम फिजिकल स्टेट चेक करते हैं। अब देखो, नाउ वी चेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर। बी atomic number and electronic configuration, atomic number and electronic configuration बेटा। अब देखो एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम लोग, तो यहां पे सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और बेटा एक मैं यहां पे लिख देता हूं लिबरमोनियम। क्लियर है? ये हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट हैं। अब मैं इनकी एटॉमिक नंबर मेंशन करूंगा बेटा। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 प्लस 8, सल्फर कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 18 34, 34 प्लस 18 बेटा 52, 52 प्लस 32 84, 84 प्लस 32, 84 में 32 प्लस करोगे तो कितना आएगा बेटा 16, 16 दूनी 32, 116। तो ये आगे देखो केस बेटा, इस तरीके से आप इन सब के एटॉमिक नंबर मेंशन कर सकते हो। मैं लिख रहा हूं कितना प्लस करना है, प्लस 18 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32 और प्लस 32। तो दीज आर द एटॉमिक नंबर। जो ग्रीन कलर से बेटा सर्कल किए गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एटॉमिक नंबर शो किए गए हैं इन रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स के। इस एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बेटा। क्लियर है? और देखो याद रखना बहुत आसान है बेटा इसको। अगर आप याद रखने का ट्रेंड देखोगे तो क्या याद रखोगे, उ स से टे पो, उससे टेपो बेटा। क्लियर है? क्लियर? ये तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। अब देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो बड़ी शॉर्ट फॉर्म में आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा बेटा मैं। आप थोड़ा ध्यान से देखना किस तरीके से की जाती है बेटा। ठीक है? वैसे तो हम पोलोनियम और लिबरमोनियम की ना भी करें तब भी चल जाएगा काम, लेकिन क्या है, चलो फिर हम लिख लेंगे बेटा। अब यहां पे आ गया हीलियम। हीलियम के आगे 2s2 2p4, फिर सल्फर। सल्फर से पहले कौन सा आता है बेटा नोबल गैस, नियोन, 3s2 3p4। सेलेनियम, आर्गन,
आर्गन का 3d10 4s2 4p4। फिर बेटा क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4। फिर जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p4। बेटा क्लियर है। जेनॉन का होता है 54 प्लस 14 68 नहीं 18 है ना बेटा 60 सॉरी 54 प्लस 10 64 प्लस 4 80 68 बेटा 68 प्लस 10 78 और प्लस 2 80 प्लस 4 84 बेटा क्लियर है। अब आके आता है रेडॉन। यहां पे क्या रहेगा 4f है बेटा विल हैव 5f14 6d10 7s2 7p4। अब देखो ना इसका होता है 86 प्लस 14 100 प्लस 16 116। तो ये इन सब के क्या हो गए बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 4 5 6 और 7। ये क्या आ गया यहाँ पे 3d है तो 4d आ जाएगा 4d है तो 5d आ जाएगा 5d है 6d आ जाएगा 4f है तो 5f आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत इजीली याद रख सकते हो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट, जो मैंने आपको तरीका बताया है इस तरीके से। डन बेटा। चलो अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे बी सी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सी है बेटा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। क्लियर हो केस। देखो यहां पे पहले ही मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं, जो आयनिक रेडियस होगा, जो आयनिक रेडियाई होगा वो होगा बेटा कुछ इस तरीके से नेगेटिव वाला, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस। वो एटॉमिक रेडियाई से बड़ा होगा बेटा, ये बात आप याद रखना। आयनिक रेडियाई इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई जो है बेटा वो एटॉमिक रेडियाई से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है केस। अब देखो अगर हम बात करें बेटा आगे इसमें, तो हम कहते हैं यहां पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम बेटा। क्लियर है। अब हम पहले बात करते हैं इसमें एटॉमिक रेडियस की। नाउ टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियस। यू टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियस तो क्या होगा, देखो बेटा यहां पे वही ट्रेंड है जो हमारा चलता आ रहा है अब तक। देखो कोई भी ट्रेंड हम चेंज नहीं करेंगे, वही सेम ट्रेंड है जो हम आज तक डिस्कस करते आ रहे हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज करता है बेटा। और इंक्रीज क्यों करेगा एटॉमिक रेडियस, देखो बेटा रीजन लिखो यहां पे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज्ड। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या करती है बेटा, इंक्रीज कर जाती है। जितनी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी उतना एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है बेटा। अब देखो इसी तरीके से अब दूसरा बात करें बेटा, यहाँ पे दूसरा क्या आता है हमारे पास, आयनिक रेडियस। अब मैंने पहले ही बोला है कि जो आयनिक रेडियस होगा बेटा दैट विल बी ग्रेटर देन द एटॉमिक रेडियस, क्योंकि आयन का रेडियस है वो, और आयन भी कौन सा है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। तो जो आयनिक रेडियाई होता है बेटा दैट इज ग्रेटर देन द एटॉमिक रेडियस। तो इस केस में ट्रेंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियाई इंक्रीज्ड, और इसके पीछे का रीजन लिखोगे बेटा तो वही रीजन है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने के कारण क्या होता है बेटा, आयनिक रेडियस जो होता है वो इनका इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे आप तो क्या होगा, एटॉमिक और आयनिक रेडियस विल
इंक्रीज इन दैट केस। जल्दी से नोट करो बेटा इसको। चलो देखो बेटा, ए बी सी हो गया, डी प्रॉपर्टी देखेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, नाउ टॉक अबाउट डी पॉइंट। हम बात करेंगे बेटा किसकी? डी पॉइंट की। वो आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें एक नोट डाल लो पहले, आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख के, फिर आपको ट्रेंड बताता हूं इसका। नोट क्या है? IE1 ऑफ group 15 is greater than IE1 of group 16। IE1 of group 15 जो होती है बेटा, that is greater than the IE1 of group 16। और ये होता क्यों है? इसके लिए रीजन क्या है बेटा? तो आप रीजन लिखोगे इसके पीछे, ड्यू टू हाफ फेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15। और हाफ फेल्ड होने का कारण क्या होगा? स्टेबिलिटी विल बी हायर देन ग्रुप 16। हाफ फेल्ड होने के कारण उनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ग्रुप 16 के एलिमेंट से ज्यादा हो जाएगी बेटा। क्लियर है? तो ये याद रखना आपको ट्रेंड कि किस तरीके से ये केस आ रहा है यहां पे। अब देखो, अब बात करते हैं ट्रेंड की इसमें। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो हम कहते हैं IE1 डिक्रीज्ड एज वी मूव डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जब मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी बेटा? डिक्रीज करेगी। अगर आपसे कोई पूछे I1 या I2 जो भी केस है वो डिक्रीज क्यों कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? यहां पे रीजन क्या देके आओगे बेटा? साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। साइज इंक्रीज कर रहा है। दूसरा कहोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। इसलिए इन दो रीजंस की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी दैट विल डिक्रीज्ड डाउन द ग्रुप बेटा। क्लियर है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। अब हम बात करते हैं I2 की। यहां पे जो I2 होगी इज ग्रेटर देन I1। IE2 जो होगी बेटा यहां पे दैट विल बी ग्रेटर देन IE1। ठीक है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन अब यहां पे केस और याद रखो कि IE2 ऑफ
group 16 is greater than I2 of group 15. IE2 जो है सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए बेटा हमें इन केस ऑफ ऑक्सीजन फैमिली दैट इज ग्रेटर देन द IE2 ऑफ द ग्रुप 15. ये क्यों है बेटा? अब ये वाला केस उल्टा हो गया, ये वाला केस उल्टा हो गया. उल्टा कैसे हो गया देखो, यहां पे हम लिखेंगे बेटा रीजन बिकॉज हाफ फिल्ड EC ऑफ ग्रुप 16. ग्रुप 16 एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ना बेटा दैट विल बी हाफ फिल्ड. ठीक है, और हाफ फिल्ड होने के कारण क्या होगा? स्टेबिलिटी. सो स्टेबिलिटी इंक्रीज्ड, और स्टेबिलिटी क्या करती है बेटा? इंक्रीज कर जाती है. और उसकी वजह से क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो केस है बेटा वो क्या होगा? वो इस तरीके से ग्रुप 16 का इंक्रीज कर जाएगा फॉर IE2 एज कंपेयर टू IE1. तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं. अगर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ट्राई टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देन सी द डिफरेंस and try to observe that electronic configuration so as you can easily detect whether the orbitals are half filled or fully filled or more than half filled or whatever it may be बेटा. तो उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा. तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है बेटा इस केस के अंदर. चलो हम आगे बात करते हैं बेटा. नेक्स्ट इज DE इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बेटा. इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसमें क्या है बेटा? कुछ नहीं है. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम एज वी मूव डाउन द ग्रुप दिस हैज 3.15 बेटा, उससे कम ही होगी सबकी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज्ड डाउन द ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप बेटा. क्लियर है? क्यों डिक्रीज करेगी? अब इसके पीछे रीजन लिखना हमने कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो केस है वो डिक्रीज क्यों कर रहा है. तो आप क्या कहोगे बेटा यहां पर रीजन? पहली बात साइज इंक्रीज्ड एंड दूसरा केस है बेटा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज्ड. मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. दो रीजन की वजह से एज वी मूव डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ दैट विल डिक्रीज. वो क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है इस पर्टिकुलर केस के अंदर बेटा, अगर हम बात करते हैं तो. क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट केस यहां पे EF मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सॉरी बेटा ये नहीं डिस्कस करते यहां पे हम. तो देखो देखो EF इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें यहां पे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का केस क्या आता है? एज वी मूव डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप EA नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज्ड. EA की नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की नेगेटिव वैल्यू क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है. जितना आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे उतना वो डिक्रीज करेगी बेटा. अब क्यों डिक्रीज करती है देखो, अगर हम रीजन दे बेटा इसके पीछे
क्योंकि साइज इंक्रीज करता है बेटा, और साइज इंक्रीज करने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है। साइज जितना बड़ा होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, और उतनी क्षमता से वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं बेटा। क्लियर है? तो जनरली हम कहते हैं कि जो Ea की नेगेटिव वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, बट यहां पे भी एक क्वेश्चन अराइज होता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है, वाई Ea नेगेटिव वैल्यू, why Ea negative value is higher of sulfur than ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की नेगेटिव वैल्यू होती है बेटा Ea की। क्लियर है? मैं आपको लिख देता हूं, यहां पे देखो थोड़ा आंसर भी इसका लिखते हैं हम लोग। टॉक अबाउट द आंसर, तो हम क्या कहेंगे, देखो बेटा यहां पे ऑक्सीजन की बात करते हैं, स्मॉल साइज, तो क्या देगा, पहला स्मॉल साइज, दूसरा हाई रिपल्शन। स्मॉल साइज होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होगी, तो रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अट्रैक्शन से ज्यादा रिपल्शन फील करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अपनी तरफ थोड़ा सी फोर्स लगा के, थोड़ी एनर्जी लगा के फिर उसको एंटर करवाते हैं। जब हम एंटर करवाएंगे तो ओवरऑल एनर्जी जो रिलीज होगी बेटा, दैट विल बी लेसर देन दैट ऑफ द सल्फर। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन केस में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज अराउंड -141.2 समथिंग रिलीज होती है बेटा, किलो जूल पर मोल समथिंग, इस तरीके से रिलीज होती है। अब उसी के कंपैरिजन में सल्फर की बात की जाए तो सल्फर का साइज क्या है बेटा, लार्ज साइज लेसर रिपल्शन। जितना बड़ा साइज है उतनी रिपल्शन क्या है, लेसर है बेटा। और रिपल्शन लेसर होने के कारण इसकी जो Ea की वैल्यू है वो -200 के अप्रोक्सीमेट है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना बड़ा साइज होगा उतनी रिपल्शन ज्यादा कम होगी बेटा। ठीक है, तो यहां पर रिपल्शन लार्ज साइज और रिपल्शन कम होगी। रिपल्शन कम होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि Ea की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। फिर तो आप ये कहोगे कि सर सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम की Ea की नेगेटिव वैल्यू और ज्यादा होनी चाहिए। नहीं बेटा, क्योंकि फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो रहा है। यहां पे हमने एक्सपेरिमेंटली नोट किया है कि जो सल्फर है उसका साइज भी अप्रोप्रिएट है, रिपल्शन भी कम होती है, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी ज्यादा होती है, मतलब दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज हायर। सो तो क्या होता है बेटा, उस केस के अंदर वो इजिली उसको अट्रैक्ट कर लेता है, और उसकी वजह से क्या होता है बेटा कि इसकी जो नेगेटिव वैल्यू होती है Ea की वो ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जैसे हमने फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में पढ़ेंगे बेटा आगे जाके नेक्स्ट ग्रुप में, तो वो आप याद रखना बेटा। क्लियर है केस? तो ये केस आ गया बेटा यहाँ पे। इस तरीके से हम EF ये प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। नोट करो बेटा, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, EFG एलिमेंटल स्टेट, मतलब नेचुरली हाईएस्ट स्टेबल स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। देखो, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन O2 फॉर्म, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम, दे ऑल एग्जिस्ट इन S8, Se8, Te8 फॉर्म। तो ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा।
दिस एग्जिस्ट इन diatomic form due to p pi multiple bonding and ये सारे के सारे octatomic form due to p pi d pi और डी पाई बॉन्डिंग। ठीक है ना, ये ऑक्टाटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एलिमेंटल स्टेट क्या होती है? ऑक्टाटॉमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं जनरली। ठीक है, क्लियर केस। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जी एच कैटिनेशन। क्या क्या बेटे? कैटिनेशन। टू टॉक अबाउट द कैटिनेशन, देखो तो कैटिनेशन में क्या होता है? सेल्फ लिंकेज, कि कोई भी एलिमेंट अपने आप से कितने बॉन्ड बना रहा है, दैट इज सेल्फ लिंकेज। कितना है बेटा उसका? क्लियर है, वो बात करते हैं हम यहाँ पे कैटिनेशन के केस के अंदर। तो सेल्फ लिंकेज की बात करें बेटा हम लोग यहाँ पे, तो क्या कहेंगे? देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। ठीक है, सेल्फ लिंकेज की बात कर रहे हैं। तो यहां पे ऑक्सीजन ज्यादातर आपको O3 में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होंगे सारे के सारे S8 फॉर्म में, Se8 और Te8 इस तरीके से मिल जाएंगे। मतलब ऑक्सीजन के आपस में 3 ही एटम कंबाइन कर सकते हैं। तो कैटिनेशन की वैल्यू कितनी है बेटा उसकी? ज्यादा 3 है बेटा। और सल्फर के, सेलेनियम के, टेलुरियम के 8 एटम्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? तो उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी आती है बेटा? वो 8 आ जाती है। अब देखो इसके अलावा आपको एक और चीज बताता हूं बेटा यहाँ पे, वो क्या, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन और सल्फर जो है, जैसे ऑक्सीजन बेटा आपके पास पता है HOOO पर ऑक्साइड बनाता है, इसी तरीके से सल्फर बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। पॉलीसल्फाइड, ये पॉली ऑक्साइड है, सॉरी पर ऑक्साइड। इस तरीके से सल्फर जो है पॉलीसल्फाइड बना सकता है। ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ S एटम्स कंबाइन कर सकते हैं अगर 2 H के एटम्स उसके साथ अटैच हों बेटा। तो बहुत बड़ी चेन बन सकती है, एक लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है वहां पे, जिस केस के जिस तरीके से हम यहां पे शो कर रहे हैं। तो कैटिनेशन का केस क्या है? जो मैक्सिमम कैटिनेशन होगी इस ग्रुप की, दैट हैज बीन शोन बाय मैक्सिमम कैटिनेशन शोन बाय सल्फर बेटा। सल्फर शो करता है मैक्सिमम कैटिनेशन। तो ये आपको याद रखना है कि सल्फर जो है वो मैक्सिमम कैटिनेशन की वैल्यू शो करेगा बिकॉज ऑफ द पॉलीसल्फाइड फॉर्मेशन व्हेनेवर इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा उस केस के अंदर। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट GHI। If we talk about I, that is melting and boiling point। अब बात करते हैं बेटा हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें कोई भी पंगा है नहीं बेटा। अगर हम बात करें तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, MP एंड BP बोथ इंक्रीज्ड। दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज करते हैं। MP एंड BP बोथ इंक्रीज्ड एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जितना डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का दोनों क्या करेगा बेटा? वो इंक्रीज करेगा, दैट विल इंक्रीज इन दैट केस बेटा। क्लियर है?
तो हम क्या कहते हैं कि ये पूरे का पूरा क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज क्यों करता है, रीजन देता है इसके पीछे देखो। तो आप कहोगे साइज इंक्रीजेस, और साइज इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होता है बेटा, वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज्ड। वंडरवॉल फोर्स क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। और जितनी वंडरवॉल फोर्स बढ़ जाएगी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब क्या है, टेलुरियम का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, सेलेनियम का उससे कम, सल्फर का उससे कम, और ऑक्सीजन का सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा। क्लियर है केस। अब नेक्स्ट देखो, EFGHIJ दैट इज एलोट्रॉपी। डन। एलोट्रॉपी का मतलब तो हम चेक कर चुके हैं बेटा। ऑक्सीजन O2 एंड O3 की फॉर्म में करता है। आपको पता है ऑक्सीजन के दो ही एलोट्रॉप्स है बेटा, ऑक्सीजन O2 एंड O3। नेक्स्ट क्या बेटा, सल्फर दैट एग्जिस्ट इन रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक, एमोर्फस, इन फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो सेलेनियम है बेटा वो करेगा रेड फॉर्म में, विच इज नॉन मेटेलिक फॉर्म, ग्रे फॉर्म में which is metallic form, and black which is amorphous, which is amorphous, वो amorphous होती है। क्लियर है। टेलुरियम की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा बस। और पोलोनियम की बात करें तो वो अल्फा एंड बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इट एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म। तो इस तरीके से बेटा O2 O3 इस तरीके से सारे के सारे केस डिस्कस किए जाते हैं यहाँ पे, कि किस तरीके से कौन सा एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसमें से कुछ एलोट्रॉपिक ऐसे हैं जिसको हम डिस्कस भी करेंगे लेटर ऑन बेटा, जब भी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। डन। तो ये सारी की सारी इस ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा यहाँ पे खत्म हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने हम क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट वी विल स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।